मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कृषि, बागवानी और पशुपालन विभागों को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का आह्वान। अंबाला में दिखा गजब का नजारा, कैबिनेट मंत्री अनिल विज द्वारा खुद का लगवाया मुर्दाबाद का नारा। कल से शुरू होगी एचटेट की परीक्षा, 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे एग्जाम, सुरक्षा के पुख्ता है इंतजाम। हरियाणा की सड़कों पर रफ्तार का कहर बरकरार, गुरुग्राम में 2 लोगों को टक्कर मार के चालक हुआ फरार। हरोली विधानसभा में अब 200 नए कैमरों से होगी निगरानी, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए की ये कोशिश। कुरुक्षेत्र में मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और कर्मचारियों की हड़ताल, 3 महीने से तनख्वाह न मिलने से हैं परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत, हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चल रही बैठक पर। इस बैठक में कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन विभागों की योजनाओं तथा भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करना होगा। इसके लिए अधिकारियों को किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती, जीरो बजट खेती और ऐसी खेती जो अपने आप में लोगों की इनकम को बढ़ा सके, इसको बढ़ावा देने की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए कम से कम यूरिया खादों का इस्तेमाल हो। जैसे पहले खेती की जाती थी जिसमें यूरिया का इस्तेमाल या तो होता ही नहीं था, होता था तो बहुत कम होता था। अंकित दुदानी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, इस बैठक का मकसद क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बैठक है ये उस तरफ ले जाती हुई दिखती है जैसे आजकल गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, तो वो प्राकृतिक खेती करते हैं और वहाँ पर कुछ टीमों को भेजा भी गया था। क्या उसी तरफ आगे जाने का ये कदम है? बिल्कुल उन्हीं से प्रेरित होकर के और ये जो कदम उठाया गया है, कहीं ना कहीं हमने देखा था कि पिछले दिनों जो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं वो हरियाणा की विधानसभा में भी पहुंचे थे और हरियाणा के विधायकों की मौजूदगी के अंदर उन्होंने एक अपना वक्तव्य रखा था। और वो सारा वक्तव्य इसी को लेकर के था कि प्राकृतिक खेती किस तरह से की जाए, जो कहीं ना कहीं जीरो बजट हो और उसके साथ साथ खाद और ये जो कीटनाशक है ये कम से कम डाले जाएं। खाद डाली जाए तो वो गोबर की खाद डाली जाए जो कि वहीं बने और कहीं ना कहीं उससे जहां जमीन उपजाऊ होगी और उससे जो फसल है वो भी अच्छी होगी, क्योंकि आज के दिन सभी लोग जहर खा रहे हैं क्योंकि इतना केमिकल जो फसलों के अंदर डाल दिया जाता है जिससे कि वो काफी खतरनाक हो जाती है और खाने के बाद उसका बड़ा नुकसान है। तो उसी की तरफ मुख्यमंत्री ये बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी जो बैठक है वो 2047 विजन जो रखा गया है वो यही विजन रखा गया है और उसी को लेकर के आज चर्चा हो रही है बैठक के अंदर। हालांकि अभी बैठक चल रही है, लगभग 5 बजे तक ये बैठक चलेगी। अब तो जो बात है वो और ज्यादा बिगड़ चुकी है। ये तो जैविक खेती की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल तो कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए कि कई जगह पर जो तरबूज है उसमें इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जो घिया जिसको कई जगह पे लौकी भी कहते हैं
उसमें इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि उसका जो साइज है वो बड़ा हो, वेट उसका बढ़े, ताकि किसान को उसका फायदा हो। लेकिन जिन लोगों को वो खाना पड़ता है वो उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज के दिन जो मार्केटिंग का एक जमाना आया है और मार्केटिंग के लिए किसी भी हद तक किसान जाने के लिए तैयार हो गए हैं, और वो इसीलिए कहीं ना कहीं इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो चाहे पपीता हो, वो चाहे खीरा हो, वो चाहे लौकी हो, इस तरह की सब्जियां जो आ रही हैं उनको इंजेक्शन लगा करके पका रहे हैं, जिससे कि वो तुरंत की तुरंत पक जाती है और पकने के बाद वो जहर बाजार के अंदर बेचा जाता है। तो बिल्कुल उससे भी बचने की कहीं ना कहीं सलाह किस तरह से दी जाए, किस तरह से ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो फूड एडल्ट्रेशन फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके लेकर ही आज बैठक थी, और उसके अंदर बात करें कृषि विभाग की बैठक थी, एनिमल हस्बेंड्री के विभाग की बैठक थी। तो यही दोनों तीनों जो विभाग है कृषि विभाग से जुड़े हुए, जी जी जी, उन्हीं को लेकर के बैठक हुई। जी, एनिमल हस्बेंड्री की आप बात कर रहे हैं तो इससे एक जहन में और सवाल आता है कि पहले जब गांव में गाय को, भैंस को दुआ जाता था तो काफ़ी समय लगाकर दूते थे। अब उसमें भी इंजेक्शन लगा देते हैं। अब उसका जो इंजेक्शन है उसका प्रभाव ये होता है कि वो दूध जब पीते हैं, बच्चे पीते हैं या बुजुर्ग या बड़े पीते हैं, तो उसके भी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। जो काया है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, चाहे वो पुरुष वर्ग की काया हो या महिला वर्ग की काया हो। तो इसके ऊपर भी क्या कुछ बातचीत हो रही है कि जो इंजेक्शन लगाकर दूध निकाला जाता है? बिल्कुल, सारी तरह की चर्चाएं, इसीलिए बैठक बुलाई गई है कि सारी तरह की चर्चाएं हो, क्योंकि अगर इंजेक्शन लगा लिया जाता है तो उससे दूध तो बढ़ जाता है, और पशु का दूध बढ़ जाता है। वो जहां भैंस या गाय वो 5 किलो 10 किलो दूध देती है जो नेचुरल होता है, तो उसको 20 किलो तक ले जाया जाता है, 25 किलो तक ले जाया जाता है इंजेक्शन लगा करके। लेकिन वो जो दूध निकलता है तो उसके बाद उसको जब बेचा जाता है तो वो जहर होता है, ना कि दूध होता है। और उसे जब छोटे बच्चे, बुजुर्ग या कोई भी व्यक्ति पीता है तो उसका नुकसान ही उठाना पड़ता है। लेकिन जो, क्योंकि मैंने जैसा पहले बताया कि मार्केटिंग का जमाना है, आदमी खुद बेच करके पैसा कमा लेता है और पैसा कमाने के बाद खुद तो निकल जाता है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव आम आदमी के ऊपर पड़ता है। तो सारी चीजों को लेकर के आज यही 2047 का विजन है कि 2047 में किस तरह से इन चीजों के ऊपर रोक लगाई जाए, और उसी को लेकर के चर्चा हो रही है। जी जी, आप इस मीटिंग पर नज़र बना के रखें और इसकी जो भी आउटकम आती है वो न्यूज़ 18 नेटवर्क के दर्शकों के साथ ज़रूर साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आइए अब बात करते हैं हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी HTET की, जिसकी परीक्षा 4 और 5 जुलाई को पूरे प्रदेश में आयोजित की जाएगी। इस बार इस परीक्षा में 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिनमें से 1.5 लाख से ज़्यादा महिला उम्मीदवार हैं। परीक्षा निष्पक्ष तरीके से हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, पेपर लीक ना हो, इसके लिए सरकार ने व्यापक इंतजाम करने का दावा किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मसले पर अधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्हें सख्त निर्देश दिए कि सभी तैयारियां पूरे तरीके से मुकम्मल कर ली जाएं। यहां तक कि DGP अजय सिंघल ने पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कोई परीक्षा लीक ना हो, ये विशेष तौर से इस पर नज़र रखी जाए। इस बार डबल लेयर सुरक्षा होगी, जिसमें CCTV, डायल 112, हाईटेक कमांड कंट्रोल सेंटर और AI तकनीक से भी इस परीक्षा पर नज़र रखी जाएगी। अंकित, ये जो परीक्षा है इस बार, जो नीट की परीक्षा लीक हुई थी उसके बाद सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए अभी भी कुछ लोग धरना पर बैठे हैं दिल्ली में। हरियाणा में ये परीक्षा ठीक ठाक हो जाए तो क्या पुख्ता इंतजाम है? बिल्कुल, सरकार की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और कल और परसों 2 दिन ये परीक्षा चलेगी। जहां ये विद्यार्थी परीक्षा देंगे वहां कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें परीक्षा है, क्योंकि सरकार किस तरह से इसको निष्पक्ष तरीके से और कोई भी चीजें लीक ना हो और ठीक ढंग से ये परीक्षा संपन्न हो जाए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी परीक्षा सरकार की भी है। क्योंकि आपने भी जैसे बताया कि नीट का जो पेपर लीक हुआ और उसके बाद काफी आत्महत्याएं भी हुई, और वो एक काफी बड़ा मुद्दा भी पूरे देश में आज भी बना हुआ है, क्योंकि एक कॉकरोच जनता पार्टी भी उसी के ऊपर बनती है और बन करके आज भी वो दिल्ली में धरना दिए हुए हैं। तो और कहीं ना कहीं दिल्ली, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में भी पेपर दोबारा से लीक हो जाता है, तो उसके बाद भी वहां
कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है। तो इसी तरह से अब हरियाणा के अंदर भी ये एस्टेट की परीक्षा चुनौती है, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा दे रहे हैं, उसमें से 1.5 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं तो वो परीक्षा दे रही हैं। तो 2 दिन के अंदर इस परीक्षा को शांतिपूर्वक तरीके से और बिना किसी लीकेज के संपन्न कराना सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार ने एक बड़ी बैठक अभी 2 दिन पहले की है और उसके अंदर मुख्यमंत्री जहां मौजूद थे, शिक्षा मंत्री मौजूद थे, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन मौजूद थे, डीजीपी जो हरियाणा के हैं वो मौजूद थे, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है राजेश खुल्लर वो बैठक के अंदर मौजूद थे। तो सभी लोग बैठक के अंदर मौजूद थे। तो उसकी यही कल्पना की जा सकती है कि कहीं ना कहीं पूरे बुलेट प्रूफ तरीके से सारी चीजों को चाक चौबंद किया गया है। अब देखना होगा कि 4 और 5 तारीख को जब परीक्षा हो जाती है, संपन्न होती है, तो कितने अच्छे तरीके से संपन्न हो पाती है। बिल्कुल, इस वक्त सबकी निगाहें इस एचटेट परीक्षा पर हैं, क्योंकि अधिकतर जो हमारे युवा साथी हैं वो चाहते हैं कि वो अध्यापक बने और उसके लिए टेस्ट लिया जा रहा है, जिसमें 2 लाख के करीब अभ्यर्थी शामिल होंगे। 1.5 लाख का आंकड़ा इसमें से महिलाओं का है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बुलेटिन में हम बात करने जा रहे हैं अम्बाला छावनी की। अम्बाला छावनी में आज एक ऐसा अनोखा नज़ारा देखने को मिला है जो कभी मिलता नहीं है। यहां पर बिजली कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे। ऊर्जा मंत्री अनिल विज के और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद हुआ क्या कि अनिल विज खुद वहां पर पहुंच गए और ये जो कर्मचारी थे इनको बोला कि अनिल विज के नारे लगाओ। खुद भी उन्होंने अनिल विज मुर्दाबाद का नारा लगाया, जिसके बाद जो माहौल था वो बदल गया और थोड़े समय के बाद कर्मचारी अनिल विज के समर्थन में उतर आए, जो उनके मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। क्या हुआ पूरा, ये स्क्रीन पे देखते हैं। 10-15 दिन के बाद का टाइम ठीक है, मंजूर है, तुम्हारे पास चिट्ठी आ जाएगी। 10-15 बंदे जिन पर तुम्हें सारों को भरोसा, टीम बनी होगी, ठीक है जी, बात दफ्तर में बैठ के बात करेंगे। 15 दिन के बाद इस एड्रेस के ऊपर, ठीक है, जिसका भी ये है बकायदा चिट्ठी आ जाएगी। मगर जब मेरे हालात ठीक नहीं चल, आपके साथ बैठ के बात करेंगे, यार क्यों नहीं करेंगे, बात करेंगे, बात सुनेंगे और जो कर सकते होंगे वो डंके की चोट पे करेंगे। जब मेरे आने से पहले जो नारे लगा रहे थे मुर्दाबाद वाले, दूसरे वाले, वो वाला लगा दो, मजा आ जाएगा। नहीं लगता जी, तो ये जो नज़ारा है, ये हमने इनका नाम पहले गब्बर रखा था, जो काफ़ी पॉपुलर भी हुआ और अब जो गब्बर है ये टाइगर के रूप में नज़र आ रहे हैं। और पूरा माहौल अगर कोई पलट सकता है अपनी वाणी से तो अनिल विज उनमें से एक है। तो ये नज़ारा कभी आपको अक्सर देखने को मिलता नहीं है कि जिस नेता के खिलाफ नारेबाजी हो रही हो वो वहाँ से बच के निकलने की कोशिश करता है पतली गली से, लेकिन ये वहाँ पे पहुँचते हैं और अपने ही खिलाफ नारा बोलते हैं, नारे लगवाते हैं और कहते हैं बहुत मज़ा आ गया। तो इनका नाम है अनिल विज, जो इस वक्त बिजली मंत्री भी हैं। बिजली मंत्रियों की हड़ताल में ये खुद को मुर्दाबाद कहलवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तेज़ रफ्तार के कहर की। गुरुग्राम में तेज़ रफ्तार का खौफ या प्रकोप एक बार फिर से देखने को मिला है। ये वाक़या है सेक्टर 75 का। आज सुबह यहाँ पर तेज़ रफ्तार एक बैलेनो कार आई और सड़क के किनारे जो लोग खड़े थे उनमें से 2 लोगों को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में ये दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन कार चालक मौके से फरार हो गया। युवकों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है और पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से ये जो कार चालक है इसकी खोजबीन कर रही है। और कुरुक्षेत्र के बाद अब जो दूसरी हड़ताल की हम बात कर रहे हैं वो शाहबाद में हुई है। ये मीरी पीरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रिसर्च सेंटर भी है। यहाँ पर 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसके विरोध में लगभग 325 कर्मचारी और डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, लेकिन ये शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। कर्मचारियों ने मीरी पीरी में जो मरीज दाखिल हैं, सीरियस हैं, उनका ध्यान रखा है कि जो आपातकालीन
सेवाएं हैं उनको जारी रखेंगे, लेकिन ओपीडी में नहीं जाएंगे। 3 महीने से वेतन ना मिलने के कारण कर्मचारी हों या डॉक्टर, दोनों ही बहुत परेशान हैं। इनका कहना है कि बैंक की किस्तें, किराया, रोज़मर्रा की ज़रूरतें ये कैसे पूरा करें। तो जल्द से जल्द इनको तनख्वाह मिलनी चाहिए और सरकार के अधिकारी भी अगर इस बुलेटिन को देख रहे हैं तो जल्द से जल्द इनको तनख्वाह मिले, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी डिमांड है वो मैंने भेज दी थी पहले भी, अभी दोबारा इन्होंने डिमांड तो क्या, एक ही डिमांड है कि भी सैलरी इनकी रिलीज की जाए, काम कर रहे हैं तो वो हमने आगे फिर भेज दिए। अब देखते हैं क्या रिस्पांस आता है। कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द इसको कुछ रिजॉल्व करें। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਲੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਸੀ ਅੜਚਨਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। हमारी ये बेनती है सभी कर्मचारियों की कि जो इनकी मांगे जायज हैं उनको पूरा किया जाए। इस वक्त अशोक हमारे साथ जुड़े हैं कुरुक्षेत्र से। अशोक, ये जो मामला है इसमें जो तनख्वाह ना मिलने का कारण क्या है? ये जो एसजीपीसी वाला विवाद है, इस कारण ये तनख्वाह नहीं मिल रही है या कुछ फंड्स की कमी आ गई है? देखिए, कहीं ना कहीं मुकेश जी ये लगभग 3 महीने होने को है और 12 मई को जब फैसला आया था, बकायदा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अब जो मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज है, रिसर्च सेंटर है, उसका संचालन हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करेगी। और तभी से विवाद चलता आ रहा है। उससे बार बार उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर हैं, स्टाफ है, उनकी तनख्वाह दी जाए। कहीं ना कहीं जगदीश सिंह जिंडा बार बार कहते हैं कि हम जो SGPC पंजाब है उनसे अपील करते हैं कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है। जिस तरह से पहले वो हमारी मदद करता था, 100 करोड़ हमें दिया करता था सालाना, उसी प्रकार से मदद जारी रखे और जब तक हम टेक ओवर नहीं कर लेते मेरी पीरी संस्थान को, तब तक मदद हमारी जारी रखे। तो कहीं ना कहीं 3 महीने होने को है और लगातार डॉक्टर हैं, कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, वो कहते रहे कि हमारी तनख्वाह दी जाए। तो अब एक बार फिर कहीं ना कहीं तनख्वाह को लेकर विवाद हो रहा है और जो विवाद ये है, इनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, इसको लेकर डॉक्टर्स हैं हड़ताल पर चले गए हैं और अब संघर्ष समिति भी बनाई गई है। बाकायदा कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हमें तनख्वाह दी जाए। तो तनख्वाह क्योंकि तो क्या जो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, इनकी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो अमृतसर से है और पहले वही इसकी देखरेख करते थे, लेकिन अब इसका टेक ओवर तो हो गया है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, तो कोई बातचीत हुई है उनसे? क्योंकि ये रिक्वेस्ट तो पहले दिन कर रहे थे कि आप जो मदद भेजते हैं वो तो भेजते जाएं, लेकिन चला हम लेंगे। मुकेश जी बाकायदा पत्र भी लिखा था, जगदीश सिंह जिंडा कह रहे हैं, मैंने भी जो एडवोकेट हरजिंदर जामी है SGPC के अध्यक्ष, उनसे संपर्क किया था कि पंजाब हमारी मदद करता रहे। तो कहीं ना कहीं विवाद अब खटाई में पड़ चुका है और जो डॉक्टर हैं, स्टाफ है, वो कह रहे हैं हमें तनख्वाह चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं और भारी भरकम इलाज में खर्च भी होता है। तो उसको लेकर कह रहे हैं कि 3 महीने होने को है, हमें तनख्वाह नहीं। मतलब झिंडा साहब चाहते हैं कि जो कंट्रोल है वो झिंडा साहब करें और जो डॉक्टरों की सैलरी है या कर्मचारियों की सैलरी है वो अमृतसर से आए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपनी मदद इनको जारी रखे। यही चाह रहे हैं कि संचालन जगदीश सिंह जिंडा करे, हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी करे और हमें सैलरी जो पंजाब कह रही है कि अब हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। जब संचालन हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हाथ में आ गया, बाकायदा देख रेख वो करे, तो कहीं ना कहीं अड़चन ये आ रही है। वो कह रहे हैं कि जगदीश सिंह जिंडा हमने अभी तक टेक ओवर नहीं किया। कमोबेश अशोक जी, स्थिति ये बन गई है कि केंद्र में सरकार भाजपा की है और अगर स्टेट में सरकार आम आदमी पार्टी की है या कांग्रेस की है तो उनको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की तरफ देखना ही पड़ता है। वैसे ही हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग SGPC की तरफ देख रहे हैं कि थोड़ी मदद कर दो, आप बड़े भाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद अक्सर क्या होता है, कुछ आंखें नम हो जाती हैं जब विदाई समारोह होता है और फिर कुछ लोग उनको घर तक छोड़ने जाते हैं। लेकिन हरियाणा अलग है। हरियाणा में जो ये विदाई समारोह हुआ और जिस तरीके से दफ्तर से निकले, वो सबके लिए एक मिसाल सा बन गया है। ये घर चुपचाप नहीं लौटे, बल्कि एक इन्होंने हाइड्रोलिक क्रेन मंगाई, उसमें सजावट की गई चुन्नियों की, फूलों की, और जब सड़क पे ये निकले साहब तो पूरा का पूरा जो काफिला था वो इनके आगे पीछे चल रहा था। और जब क्रेन में बैठकर ये अपने घर की तरफ जा रहे थे तो लोग आसपास के इनको देख रहे थे। इन्होंने एक विभाग में 23 सालों तक चपरासी के पद पर अपनी सेवाएं दी,
58 साल के हो गए महावीर बांगर, फिर ये रिटायर हो गए। तो इन्होंने चुपचाप से जाने की बजाय 100 फीट ऊंची ये हाइड्रोक्रेन मंगवाई और जिस पर सवार होकर ये घर की तरफ निकले। फूलों की इन पर बारिश हो रही थी, रंग बिरंगी चुन्नियों से ये क्रेन सजी हुई थी। ये चाहते थे कि रिटायरमेंट होती है, हर एक आदमी अपनी रिटायरमेंट को यादगार बनाना चाहता है, लेकिन इन्होंने कहा कि जो मेरी रिटायरमेंट होगी वो कुछ खास होगी। और क्रेन पर चढ़कर जब ये घर पहुंचे दफ्तर से, तो वाकई ही ये जो वीडियो है ये काफ़ी वायरल हो गया, जिसको अभी हम आप दिखा रहे हैं। और हरियाणा हिमाचल प्राइम टाइम में अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के ऊना के सीमावर्ती हरोली विधानसभा में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को हाईटेक बनाने की दिशा में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एक कदम उठाया है। इन्होंने इस पूरे इलाके में लगभग 200 आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम किया है। ये कैमरे सुरक्षा व्यवस्था में काफ़ी मददगार साबित होंगे और ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू बनाने के लिए ये विशेष भूमिका निभाएंगे। नकेलने के लिए और नज़र रखने के लिए पूरा एडवांस्ड मैकेनिज्म जो है यहाँ पे स्थापित हो गया है। पूरे हरोली क्षेत्र में 200 कैमरा लग गए हैं कि किसी भी तरफ से कोई मूवमेंट होगी तो आज के बाद जो है अपराधी भाग नहीं पाएगा।